नोटा एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इम्पोर्टेंट बटन है। नोटा की परिकल्पना 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक पीआईएल में डायरेक्शन के बाद आई। राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू नॉट वोट जो है वो फंडामेंटल राइट्स। नोटा के साथ पहला चुनाव केरल में हुआ था। 2017 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में सरकार तो भाजपा की बन गई, लेकिन नोटा को मिले लाखों वोट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई सीट पर जीत हार के अंतर से ज्यादा था नोटा वोट। लोकतंत्र में जनता की सहभागिता मत से ही निर्धारित होती है। वोटर को ये जताने का एक अधिकार मिला था कि इनमें से कोई सक्षम नहीं है। लोकतंत्र में हमारा और आपका मत देश के भविष्य को तय करता है। विकास की गति के साथ ही हमारे जीवन में बदलाव आया, तो चुनाव की प्रक्रिया में भी बहुत बदलाव आया। पहले हम बैलेट बॉक्स में मतदान करते थे, अब ईवीएम आ गया और उसमें नया जुड़ गया एक नोटा, जो नापसंदी उम्मीदवारों के लिए जनता को एक अधिकार मिला। चुनाव की प्रक्रिया में सुधार की ओर ये एक कदम है। हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पलटकर तो देखिए, पुलिस के बिना कहां मानने वाले बूथ लूट तो मानव प्रथा ही बन गई। ये शायद समुद्र मंथन कर रहे थे और वहीं से इन्हें एक बैलेट बॉक्स मिल गया। दरअसल ये भी अपना अतीत ही है, ये हम ही हैं। कुछ समय पहले तक मतदान के दौरान वो सब कुछ करते थे जिसे कई लोग लोकतंत्र की खामी, मतदान का गंदा पहलू, दबंगों का खेल और बैलेट बॉक्स का जिन्न कहते थे। चुनाव में प्रलोभन, पलायन और असलहों की आग से लेकर हमारा लोकतंत्र लैंड माइंस तक पहुंचा। दरअसल मतदान के प्रति जनता में गजब का रूखापन आया। बातचीत में कई बार पहले हिंदी में बोलते थे, अब स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो अंग्रेजी में बोल जाते हैं। आई हेट पॉलिटिक्स, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। सब एक ही जैसे हैं, कोई लायक नहीं। तुम्हारे जैसे देश के सभी नौजवान यही सोचते हैं कि 15-20 हजार की नौकरी मिल जाए, हाँ, एक सुंदर सी लड़की शादी करने को मिल जाए और फिर बुढ़ापे तक रुपया जमा करके शहर के बाहर आधा एकड़ जमीन खरीद लेंगे, हाँ, वहाँ 700-800 स्क्वायर फीट का एक घर बनाएंगे और घर पे पीला पेंट होगा, सामने गार्डन होगा और गार्डन में इजी चेयर पे बैठ के अखबार पढ़ते हुए अपनी बीवी से कहेंगे कि डार्लिंग, पॉलिटिक्स ने इस देश को खत्म कर दिया है। अरे जाओ, कोई हक नहीं है किसी को पॉलिटिशियन को गाली देने का। मतदान के प्रति रूखापन या तटस्थ होने की हालत में समाज को कैसा प्रतिनिधि मिलता है, इसका सटीक उदाहरण है टीवी पर दिखने वाला मतदान के प्रचार के लिए बनाया गया एडवर्टीजमेंट। धन्यवाद बेबी। धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों? हम चुनाव जीते हैं इसलिए। पर मैंने तो वोट ही नहीं दिया। तभी तो जब आप वोट नहीं देते तो कुछ ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। वोट दीजिए और देश को मजबूत बनाइए। इधर जनतंत्र के खिलाड़ी खेल रहे थे और उधर जनतंत्र को सुरक्षित रखने वाली संस्थाएं भी सावधानी से इसका निदान खोजने में लगी थीं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को बढ़ावा देने की गाइडलाइन जारी कर दी। नोटा की जो परिकल्पना है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आई 2013 में। उस समय ये कंसीडर हो रहा था कि राइट टू रिकॉल रहेगा या नहीं रहेगा। और उसके साथ साथ एक बात और उठी कि ये सीक्रेट बैलेट होता है, तो ये अगर मैं वोट देने नहीं जाऊं तो कैंडिडेट को पता लग जाता है कि यहाँ के लोग वोट देने नहीं गए या मैं वोट देने नहीं गया, वो पिन पॉइंटेड करके जान लेंगे। तो इस सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए बीच का रास्ता निकाला गया कि नोटा का ऑप्शन दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो नोटा का ऑप्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इस पर, इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने इस पर विचार किया और कहा कि चलो नोटा का ऑप्शन हम देते हैं। 2004 आते आते बैलेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन यानी ईवीएम ने ले ली। कागज की सीट
और पर्चे पर मोहर लगाने का लंबा खेल बंद। अब मशीन आ गई, सबका नाम और चुनाव चिन्ह वहीं बना है। वोटर का काम है चुनाव चिन्ह खोजो और बटन दबाओ, लाइट जलेगी, पी बजेगा और बस हो गया वोट। नोटा और लोकतंत्र में मतदान की प्रक्रिया, ये दोनों ही परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम चुनावों के समय में जनता के 100% मतदान की अपेक्षा करते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग प्रायः प्रचार भी किया करता है, जागरूकता अभियान भी चलाता रहता है देश के कोने कोने में, जिससे जनता अपना मत निश्चित रूप से डाले और सरकार बनाने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग बने। लोकतंत्र में जनता की सहभागिता मत से ही निर्धारित होती है, मत से ही निश्चित होती है। इसी मशीन में एक और नाम है जो सबसे नीचे है, वो है नोटा। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। संवैधानिक संस्थाओं ने व्यवस्था दी है कि यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। मतदान केंद्र तक पहुंचिए जरूर और अपना वोट जरूर दीजिए। हैरत हो गई, किसी को वोट नहीं देना है तो क्या हुआ, तो भी वोट दीजिए, लेकिन किसी को वोट नहीं देने के लिए वोट दीजिए, वो भी नोटा दबाकर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसे ही लोगों के लिए थी जो उम्मीदवारों से निराश होकर वोट नहीं देते और उनका वोट कोई और दे दिया करता था। फर्जी। अब देखिए नोटा के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने तब कहा था कि ये विकल्प उन वोटर्स को भी मतदान केंद्र तक लाएगा जो पसंद का उम्मीदवार नहीं होने के कारण वोट डालने को लेकर अनिच्छुक रहते हैं। वे इस विकल्प का इस्तेमाल करते हुए सभी उम्मीदवारों को खारिज कर सकेंगे, जिससे राजनीतिक दल भी अंततः साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर विवश होंगे। दरअसल नोटा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमें दिया गया एक अधिकार है, अपना वोट किसी को नहीं देने का अधिकार। इससे इतना जरूर पता चल जाता है कि नोटा बटन दबाने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, जो ऊपर में से किसी भी उम्मीदवार को उपयुक्त नहीं समझते। नोटा एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, इम्पॉर्टेंट बटन है, एक कानूनन दिया गया है उसमें। लेकिन यह है कि नोटा केवल एक रेजिस्टेंस या उसका वोट बन के रह गया है। वैचारिक रूप से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको राजनीतिक व्यवस्था पसंद नहीं है, लोग पसंद नहीं है, एक सिनिसिज्म का भाव होता है। कुछ लोग का जेन्युइन भी है कि इनमें से कोई सक्षम नहीं है। हालांकि नोटा बटन को दबाया तो जाता है, गिना भी जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। नोटा नन ऑफ द अबव। वर्ष 2013 में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का फैसला किया गया था। बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिने तो जाएंगे, लेकिन तौले नहीं जाएंगे, यानी इन्हें रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। नोटा विकल्प बनकर आया, लेकिन इसके उपयोग में नियमों की आड़ लेकर काम करने वाले एक निश्चित मंशा के साथ डट गए। अब नोटा भविष्य तो तय नहीं कर सकता, ये बात साफ हो गई। तो नोटा का विकल्प हमें क्या दे गया? नोटा यानी तटस्थ, न इसे न ही उसे, किसी का साथ नहीं, युद्ध के मैदान में तो आए लेकिन लड़े नहीं। प्लासी की लड़ाई जब चल रही थी, देश के भाग्य का फैसला हो रहा था, तो कहा जाता है कि जितने लोग लड़ाई में भाग ले रहे थे उससे ज़्यादा लोग उसका तमाशा देख रहे थे, जिनको सभ्य भाषा में आप तटस्थ भी कह सकते हैं। देश के भाग्य का फैसला हो रहा था और अंततः आपके देश का दुर्भाग्य लिखा गया और 200 साल तक आप उसके बाद अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। तो वो जो तटस्थ रहे, वो जो तमाशाबीन रहे, उसका खामियाजा आपने भुगता। ठीक उसी तरह से आज के तारीख में जो नोटा की बात हम कहते हैं, जो लोग नोटा के लिए जाते हैं, ठीक है, एक विचारधारा वो भी हो सकती है, क्योंकि हमने नास्तिक को भी स्वीकार किया हुआ है हिंदू धर्म में, वो भी एक अपनी सोच रखते हैं उसमें, तो उस हिसाब से आप नास्तिक भी कह सकते हैं इनको। लेकिन तटस्थ रह करके आप देश का 5 साल के लिए भाग्य का फैसला होने जा रहा है, ये कह करके आप बच नहीं सकते। तब तो दिनकर की वो बातें आपको ध्यान में होगी जब उन्होंने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याध, जो तटस्थ हैं
समय लिखेगा उनका भी अपराध। उन्होंने ये नहीं कहा कि समय लिखेगा उनका भी इतिहास। उन्होंने तटस्थ रहने वालों को अपराधी कहा है दिनकर ने। नोटा को संवैधानिक संस्थाओं ने हमें दिया, लेकिन तब शायद ये नहीं सोचा गया होगा कि इसका परिणाम किस रूप में सामने आएगा। यही वजह है कि अब इस पर डिबेट की मांग जोर पकड़ रही है। नोटा है तो सही, लेकिन क्या लोग नोटा का सही प्रयोग कर रहे हैं, या कहीं आपके इस भाव से कि मैं जाकर के नोटा दबाऊंगा, पहले से ही कई लोग प्री डिसाइडेड हमें मिलते हैं कि चुनाव में मैं नोटा दबाऊंगा उम्मीदवार आने के पहले या बाकी चीज़ के पहले, वहाँ मुझे लगता है एक समस्या है और उस पर एक वाइडर डिबेट की ज़रूरत है। साल 2013 में नोटा लागू होने के बाद से लेकर अब तक कई विधानसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल हुआ। नोटा में जो प्रावधान किया गया है उससे वोटर बूथ तक तो आ सकता है, लेकिन नोटा के वोटों का कोई महत्व नहीं। नोटा में कितने भी वोट पड़े, ना तो उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और ना ही चुनाव। 2014 के आम चुनाव में लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। कई जगहों पर जीती बाजी को नोटा ने पलट दिया। अब तक नोटा वोट तो करोड़ों में पड़े, यानी 1,33,00,000। परंतु सवाल यह है कि ज्यादा वोट अगर नोटा को ही मिल जाएं तो क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिने तो जाएंगे, पर इन्हें रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। अब चलते हैं नोटा पर। नोटा की पटकथा कब, किसने और क्यों लिखी थी, ये बात भी जानने योग्य है। चुनाव नियम 1961 की धारा 49(ओ) के तहत एक मतदाता फॉर्म 17(ए) में वोटर अपना चुनावी क्रम संख्या लिखकर एक नकारात्मक वोट डालता था। फिर पीठासीन अधिकारी उसे देखकर इस पर वोटर से हस्ताक्षर कराता था। यह धोखाधड़ी या वोटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक माना गया, क्योंकि इससे मतदाता की पहचान सुरक्षित नहीं थी। कानूनी रूप से जो शुरुआत हुई थी वो ये हुई थी राइट टू रिकॉल, कि हम कैंडिडेट को बुला सकते हैं, कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उम्मीदवार जो हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि है, या उसी के साथ साथ हमारे बैलेट की सीक्रेसी। ये दो चीज़ें रही। 2013 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया। इस पे पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई है। और उससे भी आश्चर्य की बात आपको लगेगी कि राइट टू वोट जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू नॉट वोट जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 19 और 21 का हवाला देते हुए राइट टू स्पीच की फ्रीडम को हमने नोटा से जोड़ करके लोगों को नोटा का राइट दिया। 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नोटा की बात रखी। इसके लिए कुछ संगठन सामने आए। चुनाव में चुना जाना उम्मीदवार को है, खींच इजहार करने भर के लिए नोटा था। फिर भी संगठनों ने नोटा के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में आवाज लगाई। एक संगठन पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की भूमिका भी नोटा के समर्थन में देखने को मिली, जिसने एक जनहित याचिका दायर की थी। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम का यह संगठन जब नोटा के बारे में पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आता है तो उसकी पृष्ठभूमि में कई बातें ध्यान में आती हैं। जैसे हमारे देश में राइट टू रिकॉल की मांग भी अनेक धड़ों के द्वारा, कई ऐसे संगठनों के द्वारा बीच बीच में उठता रहा। जब जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर, राष्ट्र की अपेक्षाओं पर खरा उतरते नहीं दिखते और उनकी जन आलोचना होती है, मीडिया में भी प्रायः उनकी विफलता की बातें आती रहती हैं, तो यह आवाज़ उठना सहज हो जाता है कि जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने की प्रक्रिया भी लोकतंत्र में होनी चाहिए। किंतु वहाँ से नोटा तक की यात्रा, ये एक विश्लेषण का और विचार का विषय है कि राइट टू रिकॉल एक विषय है, किंतु हमने नॉन ऑफ द एबव का ऑप्शन अपनाया। 2015 में नोटा का सिंबल जारी किया गया। 2013 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ। इसके बाद 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी नोटा का इस्तेमाल हुआ। 2014 के आम चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा का बटन दबाया था। तमिलनाडु की नीलगिरी, ओडिशा की नबरंगपुर और कोरापुट सीट, साथ ही छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट भी इसमें शामिल थी। इतना ही नहीं,
देश में मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां अब तक सर्वाधिक नोटा वोट हुआ है। मेघालय में 2.98% मतदाताओं ने नोटा दबाया। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गुजरात, चौथे पर बिहार और 5वें नंबर पर झारखंड रहे। छठे स्थान पर ओडिशा, 7वें पर मिजोरम, 8वें पर तमिलनाडु और 9वें और 10वें पर सिक्किम और मध्य प्रदेश के मतदाता नोटा दबाने के मामले में आगे रहे। कोई भी कैंडिडेट आज तक नोटा की वजह से डिनाई हुआ हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये एक परिकल्पना रह गई जो कि वास्तविक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इसको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये हटा देना चाहिए या क्या ये हटाया जा सकता है। उसके बाद कोर्ट्स को भी देखना चाहिए कि ये जो मैंडेट उन्होंने जो डायरेक्शन दिया था, क्लियर डायरेक्शन नहीं था, फिर भी जो ऑब्जर्वेशन दी थी वो ऑब्जर्वेशन किसी काम आए नहीं। और नोटा का प्रचार प्रसार जो एंटी डेमोक्रेटिक लोग हैं वो बहुत ज़ोर शोर से करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने की एक साजिश के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। 2014 में 23 सीटों पर नोटा वोट विजेता उम्मीदवारों के जीत के अंतर से अधिक था। इन 23 में से 11 सीटें ऐसी थीं जिनमें कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, 4 में बीजेपी दूसरे स्थान पर रही। लद्दाख में सिर्फ 36 वोटों से उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि वहां 1207 नोटा डाले गए थे। ओडिशा के नबरंगपुर में नोटा बटन 42,000 मतदाताओं ने दबाया, जबकि वहां जीत का अंतर केवल 2042 था। कुछ जगह पे अब जैसे अभी के हाल के चुनाव में हमने देखा कि नोटा का मत प्रतिशत उतना है या संख्या उतनी ज़्यादा है जो विनर और लूज़र के मार्जिन से ज़्यादा है। अब एक भाव ये आता है कि क्या ये सिनिसिज्म को जन्म दे रहा है, जहाँ एक आप ये कहते थे मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है, तो क्या एक सिनिसिज्म को जन्म दे रहा है? आखिर आपको चुनने उसी में से हैं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बहुतायत लोग अगर नोटा दबाने लगते हैं तो फिर उसमें शायद जो सही व्यक्ति है उनमें से ही जो आपके पास जो जिन लोगों ने नामांकन किया है, चुनना तो आखिर उनमें से ही किसी को है। तो शायद अगर नोटा का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया से जो बेस्ट कैंडिडेट निकलने वाला है वो प्रक्रिया में शायद कहीं डेंट आ रहा है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी मतदाताओं ने इस विकल्प को खूब चुना। कई जगह उम्मीदवारों की जीत हार में भी इसकी अहम भूमिका रही। जो राजस्थान और मध्य प्रदेश इन दो राज्यों के चुनाव हुए हैं और वहाँ बहुत कम अंतरों से कुछ लोग जीते हैं और कुछ लोग हारे हैं। तो हारने वाले लोगों का ये तर्क है कि नोटा वाला वोट हमको मिल जाता तो मैं जीत जाता। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये है कि ये कैसे आप मान रहे हैं कि नोटा का वोट आप ही को मिलता, जो जीता है उसको मिलता तो उसका वोट मार्जिन और भी बढ़ सकता था। हालांकि नोटा वोट्स का चुनाव परिणाम में सीधे तौर पर कोई वैल्यू नहीं होता। यहां तक कि अगर किसी क्षेत्र में नोटा का वोट सबसे अधिक होता है तो भी सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार ही विजयी घोषित होगा। मेरा मानना यह है कि जैसे नोटा का कानून बना उसी के साथ में ये दूसरा कानून साथ में सरकार को, इलेक्शन कमीशन को बनवाना चाहिए कि जिस सीट पर नोटा को बहुमत वोट मिले वहां का चुनाव निरस्त किया जाए और उस बैलेट पे जितने कैंडिडेट हैं कम से कम उस सीट पर उन कैंडिडेट्स को दोबारा लड़ने की इजाजत न मिले कुछ समय के लिए। बहुत सारे समय होता है ना 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पे रोक लगती है, 5 साल के लिए, तो आप उस तरह का कुछ कीजिए कि जनता अगर उन कैंडिडेट्स पे भरोसा नहीं दिखा रही है तो चुनाव दोबारा होना चाहिए, बशर्ते नोटा को बहुमत में वोट मिले। जब तक ये नहीं होता तब तक नोटा सही मायने में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। नोटा का अधिकार जनता को मिला तो जरूर, लेकिन जानकार इसे आधा अधूरा अधिकार मानते हैं। जिस वोट के नतीजों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो ऐसे वोट को आधा अधूरा हम कहेंगे कि अधिकार मिला। आज नोटा में अगर वोट दे करके आता हूं तो ये मेरा एक प्रतिकार का वोट है कि मुझे इसके ऊपर वाले नन ऑफ द अबव जो ऊपर नाम लिखे गए हैं मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है। अगर मानिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के 98% लोगों ने नोटा दबा दिया
और किसी एक कैंडिडेट को 1% वोट मिला, चूंकि बहुमत में जाना है, बाकी को आधा % वोट मिला, तो वो आदमी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसको 1% वोट के ऊपर उसको हम डिक्लेयर करते हैं विजेता। उस 98% नोटा दबाए वाले की कोई गिनती नहीं है, इसलिए मैं इसको अधूरा अधिकार कहता हूं। माना जाता है कि वोटर लिस्ट में नोटा का पहली बार 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया के इसला विस्टा म्युनिसिपल एडवाइजरी काउंसिल के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। इसके अतिरिक्त दुनिया के कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है, जैसे ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया, बांग्लादेश और रूस समेत ऐसे 13 देश हैं जिन्होंने नोटा को अपनाया और जिनमें से कई देशों ने बाद में छोड़ दिया। दुनिया के सभी देशों का इतिहास आप देखेंगे, रूस ने तो अपने यहाँ ख़त्म ही कर दिया, वहाँ भी चल रहा था। पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया, वहाँ पे कुछ देशों में अभी भी चल रहा है, अमेरिका के कुछ राज्यों में है ये, तो इनका परसेंटेज बहुत कम रहता है। नोटा यानी नन ऑफ द एबव। सूची में जितने उम्मीदवार हैं उनमें से कोई नहीं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन चुनाव की घोषणा होने से पहले ही जब नोटा का अभियान चले तो बात समझ में आती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी की मंशा कुछ और है। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले, और इसके अतिरिक्त भी कई उदाहरण सामने आए हैं। नन ऑफ द अबव यानी जितने लोग लिस्ट में हैं उनमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन लिस्ट बनने से पहले ही नोटा कैसे आने लगा? यानी नामांकन होने से पहले ही अगर नोटा का अभियान शुरू हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? बनारस में ऐसा ही कुछ हुआ। नोटा के पीछे का तर्क तो यही है कि जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देने वाला उनमें से किसी को उपयुक्त नहीं समझता है, और इस कारण से वो उनमें से किसी को वोट नहीं देता है और नोटा का बटन दबाता है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन जब कैंडिडेट्स की घोषणा ही नहीं हुई और नोटा का अभियान चल रहा है बनारस में, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ये नोटा के पीछे कौन लोग हैं, उनका निहितार्थ उसके पीछे क्या है। उसके पीछे का निहितार्थ देखना पड़ेगा कि उनका उद्देश्य उन लोगों को एक राइट देना है कि जो किसी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं, या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि उनको लगता है कि अभी की स्थिति में, और प्राय नोटा में आप देखेंगे कि जो वोट डालने वाले होते हैं, जो सरकार चल रही होती है वो उसके अगेंस्ट में जाते हैं, किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जाते हैं। इस तरह की कई बातें सामने आईं तो जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता लोकतंत्र और चुनाव के कई काले अध्याय को पलटकर पढ़ने की कोशिश करने लगे। नोटा के लिए लगातार प्रयास करने वाले संगठन को भी खंगालने की कोशिश हुई और ये भी ढूंढा गया कि किस नाम का किसने कैसे उपयोग किया। इतना ही नहीं, नोटा की पहल करने वाले मानवाधिकारी संगठन का समर्थन किन किन अवसरों पर किन को मिलता रहा है। जयप्रकाश नारायण ने एक संगठन बनाया था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, PUCLDR, उसको उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया था। बाद में इस संगठन की प्रसिद्धि चुकी थी, इस संगठन ने जनता आंदोलन का नेतृत्व किया था और रजिस्टर्ड नहीं था, तो इस प्रसिद्धि का लाभ उठा करके एक धड़े ने, राजेंद्र सच्चर और इन सब के जो पूर्ववर्ती लोग थे, इन सब लोगों ने इसी DR अंत का हटाकर PUCL यानी पीपल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज नाम से संगठन मानवाधिकार के सेक्शन में रजिस्टर करा लिया, और आज वो भारत में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोगों के पक्ष में जगह जगह आंदोलन करते नजर आते हैं। PUCL विनायक सेन के पक्ष में भी आंदोलन करता नजर आया है। PUCL कई राज्यों में गिरफ्तार माओवादियों के पक्ष में भी मानवाधिकार के आंदोलन करता नजर आया है। नोटा की प्रक्रिया शुरू हुई तो राइट टू रिकॉल से। चुनाव प्रक्रिया में सुधार की ओर एक कदम है नोटा। इसी कड़ी में एक और कदम हो सकता है राइट टू रिकॉल, ताकि जनता ऐसे उम्मीदवार को चुने अथवा वापस बुलाए जो उनके पसंद का ना हो, या जिसे वो पसंद करता हो उसके लिए वो वोट करे। चुनाव प्रक्रिया में सुधार की ओर ये एक और कदम हो सकता है। राइट टू रिकॉल एक बार निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी लाया गया, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गया। जब नोटा की पहल सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक गाइडलाइन दे दी। नोटा के व्यावहारिक पक्ष में अव्यावहारिक जैसी कई बातें सामने आ रही हैं। कोई इसे
टूथलेस विपन कहता है तो कोई लोकतंत्र का विरोधी तो कोई तार्किक होने से परे बताता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें जनता के मतों से ही बनती हैं। नोटा में वोट डालना या घर बैठना, टर्नआउट के लिए नहीं जाना, प्रैक्टिकली उसके एक ही मायने हैं, क्योंकि फाइनल वोट काउंट में आपका नोटा का वोट काउंट नहीं किया जाएगा विजेता को डिक्लेयर करते समय। ज़्यादा से ज़्यादा एक उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो जाता है कि हाँ भाई बड़ी तादाद में नोटा पड़े। बहुत बड़ी विडंबना इसमें खड़ी हो जाएगी अगर 100 वोट पड़े जिसमें कि 99 नोटा पड़े और एक पड़ गया मेरे पक्ष में, किसी उम्मीदवार के पक्ष में, तो 99 नोटा के ऊपर एक वोट भारी पड़ेगा और वो उम्मीदवार एक वोट लेकर जीत जाएगा। पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिन की एक कार्यशाला में आरएसएस प्रमुख ने नोटा पर जो विचार दिया, उसमें उन्होंने इतना ही कहा कि नोटा पर विचार किया जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि उपलब्ध में से अच्छे को तलाशना ही एक विकल्प हो सकता है। जब नोटा हम करते हैं तो हम अवेलेबल बेस्ट को भी किनारे कर देते हैं और इसका लाभ जो अवेलेबल वर्स्ट है उनको ही मिलता है। इसलिए यद्यपि नोटा का प्रावधान है, मेरा मानना है कि नोटा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अवेलेबल बेस्ट के पक्ष में जाना चाहिए। दरअसल टेलीविजन हो या समाचार पत्र, चुनाव आते ही सबकी हेडिंग में महाभारत शब्द जुड़ जाता है। कोई चुनावी महाभारत लिखता है तो कोई महासमर, तो कोई चुनाव का कुरुक्षेत्र। महाभारत यानी अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई जिसमें सबकी भागीदारी थी। आम चुनाव यानी सबसे बड़ा चुनाव जिसमें सबकी भागीदारी होती है और अपने भविष्य का निर्धारण भी होता है। तो क्या महाभारत का नोटा से भी कोई संबंध रहा था? नोटा यानी तटस्थ। याद कीजिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणियों की 22 सेनाएं सज गई थीं, तो अर्जुन तटस्थ हो गया। चुनावी भाषा में कहें तो नोटा दबाने का मन बना बैठा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तटस्थ रहने से बेहतर है किसी एक पक्ष में युद्ध करना। उन्होंने अध्यात्म बताया, योग की शिक्षा दी, विराट रूप दिखाया। सारी बातों को बताने के बाद तो अर्जुन की समझ में ये बात आई कि तटस्थ रहने से बेहतर है किसी एक पक्ष में युद्ध करना। तो अर्जुन ने कहा था कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी बुद्धि संतुलित हो गई, अब मैं युद्ध करूंगा, आपकी बातों का पालन करूंगा। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव।